साथियों, तो मैं साहिबा वीक आज फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे A1 इंग्लिश 360 डिग्री पे। तो बेटा आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऑन डिमांड। बच्चों की बहुत डिमांड थी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैम शेक्सपियर पोयम करवाओ, तो मैं आज लेके आई हूँ। पोयम का नाम है शेक्सपियर और लिखी किसने है ये पोयम? बाय मैथ्यू अर्नल्ड। मैथ्यू अर्नल्ड ने लिखी है शेक्सपियर की तारीफ में, उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए, एज अ ट्रिब्यूट। बेटा और इसको डीप में जानने के लिए या फिर और इन ऑथर्स के बारे में डीप में पढ़ने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का ऐसा हमारा आएगा सिग्नल, दैट इज A1 ऐप, उसको आप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे कुछ हमारी क्या कहते हैं वीडियोस होंगी एज अ डेमो वीडियोस, वो आप देख सकते हैं और हमारी ऐप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेक्सपियर पोयम बाय मैथ्यू अर्नल्ड। चलते हैं अपनी पोयम पे। शेक्सपियर पोयम लिखी है मैथ्यू अर्नल्ड ने और ही इज अ विक्टोरियन पोएट। ये एक विक्टोरियन पोएट है। सो ही इज विक्टोरियन, ये विक्टोरियन है। He is Victorian as well as a cultural critic, और ये कल्चरल क्रिटिक भी हैं, एंड अ कल्चरल क्रिटिक। ठीक है, उसके बाद इनका फेमस है, हिज फेमस मेथड इज, इनका एक मेथड बहुत फेमस हुआ है। हिज फेमस मेथड इज टचस्टोन मेथड। टचस्टोन मेथड बहुत फेमस है इनका। एंड ही रोट दिस पोएम शेक्सपियर। इन्होंने ये पोएम लिखी है शेक्सपियर, जिसके बारे में आज बताते हैं। दिस पोएम इज रिटन, ये पोएम लिखी गई थी बेटा 1844 में, एंड इट वॉज पब्लिश्ड, और ये पब्लिश्ड हुई थी, कब पब्लिश्ड हुई थी? 1849 में। एंड इट वॉज अ ट्रिब्यूट, ये ट्रिब्यूट थी, श्रद्धांजलि देने के लिए लिखी गई थी। किसको? टू शेक्सपियर। ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर, वो शेक्सपियर जो क्या थे? इनकम्पेरेबल। ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर हु इज अनकम्पेरेबल, इनकम्पेरेबल। ये 14 लाइन की है, इसलिए इट इज अ सोनेट, और इसमें कोई तुकबंदी नहीं है, कोई मतलब राइमिंग नहीं है, तो इट इज रिटन इन अ ब्लैंक वर्स। अब ब्लैंक वर्स का बेटा मतलब क्या होता है? यानी कि ये लिखी गई है किसमें? अनराइम्ड में, अनराइम्ड वर्स में लिखी गई है, राइमिंग नहीं है इसमें। अनराइम्ड वर्स ऑफ 5 feet, of 5 feet in iambic pentameter। बेटा कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यू कैन मतलब आपको सिर्फ मेरे से आप इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। यू आर फ्री टू आस्क द प्रॉब्लम्स। अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन, यानी कि इसकी फर्स्ट लाइन क्या है? अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, यानी कि जो दूसरे, अदर्स मीन्स, इधर अदर्स किसको रेफर कर रहे हैं? अदर्स यहाँ पे है अदर ऑथर्स, अदर ऑथर्स अबाइड, अबाइड मीन्स दायरे में, अदर ऑथर्स दायरे में आते हैं किसके? अवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन के दायरे में आते हैं, यानी कि उनके जो वर्क हैं
उनको हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये कैसे है, ऐसे कैसे है, बट दाउ आर्ट फ्री। पर तुम्हारी जो आर्ट है, तुम्हारा जो वर्क है, वो फ्री है इस इन क्वेश्चन से। फ्री मतलब इनसे बहुत बियॉन्ड है, क्योंकि तुम्हारा वर्क इतना इनकम्पेरेबल है कि वो इस क्वेश्चन के दायरे में आता ही नहीं है। तुम्हारे वर्क पे कोई क्वेश्चन मार्क लगाया ही नहीं जा सकता। वी आस्क एंड आस्क, दौ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल, यानी कि हम आस्क एंड आस्क यानी कि हम क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं तुम्हारे वर्क पे, उसको क्या करते हैं, बार बार रीड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उस पर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं वर्क पे, आस्क एंड आस्क। बट दौ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल, यानी कि तुम्हारा जो वर्क है वो क्या करता है, शाइन करता है। स्माइल यानी कि स्माइल, हम जब स्माइल करते हैं हम शाइन करते हैं ना। सो हम क्वेश्चन मार्क लगाते रहते हैं, हम कोशिश करते हैं एनालाइज करने की वर्क को, पर तुम्हारा वर्क स्माइल की तरह शाइन कर देता है। यानी कि तुम्हारा वर्क जो है इन सब क्वेश्चन को आउटशाइन कर देता है, यानी कि इतना बियॉन्ड है, तुम्हारा वर्क इतना उत्तम है कि तुम्हारे वर्क पे कभी कोई डाउट किया ही नहीं जा सकता। आउट पॉपिंग नॉलेज फॉर द लॉफ्टीएस्ट हिल। सो आउट पॉपिंग नॉलेज मतलब तुम्हारी जो नॉलेज है वो क्या है, आउट टॉपिंग है। आउट टॉपिंग मीन्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज है। तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी जैसी नॉलेज किसी के पास नहीं है। योर नॉलेज इज बियॉन्ड द बाउंड्रीज फॉर द लॉफ्टीएस्ट हिल। लॉफ्टीएस्ट मीन्स हाईएस्ट हिल्स, हाईएस्ट माउंटेन्स। जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, जो हाईएस्ट माउंटेन्स यानी कि जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं, ऊंचे पर्वत मतलब ग्रेटेस्ट पोएट। इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाह रहा है, जो सबसे ग्रेटेस्ट माउंटेन की बात नहीं है, इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं जो ग्रेटेस्ट पोएट हैं वो भी, अगर हम उनसे भी तुम्हारा कंपैरिजन करें, हु टू द स्टार्स अनक्राउन्स हिज मैजेस्टी, यानी स्टार इधर किसको बोला गया बेटा, शेक्सपियर को। यानी कि अगर हम उन पोएट से भी तुम्हारा कंपैरिजन करें जो ग्रेटेस्ट, जिनका बहुत नाम है, जो सबसे ग्रेटेस्ट में काउंट होते हैं, तो तुम्हारे सामने, यानी कि स्टार मतलब शेक्सपियर स्टार है। सो इस स्टार, इस चमकते हुए सितारे यानी शेक्सपियर के सामने ये सारे ग्रेटेस्ट पोएट भी क्या हो जाते हैं, अनक्राउन्स हिज मैजेस्टी। अनक्राउन्स मतलब अपनी, अनक्राउन्स मतलब लूज कर देते हैं, लूजेस देयर मैजेस्टी। मैजेस्टी मतलब अपनी ग्लोरी को लूज कर देते हैं तुम्हारे आगे। यानी कि तुम इतने ग्लोरियस हो, तुम्हारा वर्क इतना अमेजिंग है कि कोई भी पोएट, कोई भी ऑथर तुम्हारे वर्क के सामने टिकता नहीं है। ऊंचे से ऊंचा, बड़े से बड़ा तुम पीछे इतिहास में ले आओ, पर गूंजता किसका नाम है सबसे ज्यादा, शेक्सपियर। तुम बड़े से बड़ा ऑथर काउंट कर लो, उसका वर्क देख लो, पर शेक्सपियर जैसा वर्क किसी का नहीं है। सो एक बार इसको पूरा ले लेते हैं। अदर्स अबाइड योर क्वेश्चन, यानी कि सब हमारे क्वेश्चन के, क्रिटिक्स के, हम क्रिटिक्स जो हैं हम क्वेश्चन करते हैं, हम एनालाइज करते हैं वर्क, और सब हमारे उसके दायरे में आते हैं वर्क के। यानी कि हम मतलब जो वर्क है उनका वो क्रिटिसाइज किया जा सकता है, किनका वर्क, अदर ऑथर्स का, बट दाउ आर्ट फ्री, पर तुम्हारा वर्क क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम्हारे वर्क में कहीं कोई कमी नजर ही नहीं आती। वी आस्क एंड आस्क, हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाते हैं तुम्हारे वर्क पे, आस्क करते हैं क्वेश्चन कि यहाँ कमी है, यहाँ कमी, क्रिटिसाइज करते हैं, बट हमें कोई कमी मिलती नहीं। तुम बाहर निकलते हो, स्माइल करके तुम बाहर निकलते हो। इसका ये मतलब नहीं, इसका मतलब तुम्हारा वर्क जो है स्माइल कर देता है। स्माइल मतलब शाइन कर देता है, और तुम्हारा वर्क जो है उस क्रिटिसाइज को क्या 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 कर देता है, उस क्रिटिसाइज के आगे शाइन कर देता है।
एंड आर्ट स्टिल, और तुम्हारा वर्क जो है इन सब क्रिटिसाइज के आगे शाइन करके खड़ा रहता है, स्टिल रहता है। आउटस्टॉपिंग नॉलेज, यानी तुम्हारी जो नॉलेज है वो बियॉन्ड जाती है, किसके, सब ऑथर्स के बियॉन्ड है, सबसे ज्यादा टॉप नॉलेज है तुम्हारी, आउटटॉपिंग नॉलेज। फॉर द लॉफ्टीएस्ट हिल, यानी हाईएस्ट माउंटेन्स, जितनी ऊंचाई हाईएस्ट माउंटेन की होगी ना, उससे भी ज्यादा तुम, यानी कि तुम जितनी ग्रेटेस्ट पोएट की रही होगी महिमा, उससे भी ज्यादा ग्लोरी तुम्हारी है, तुम्हारे आगे सब ऑथर्स फेल है। प्लांटिंग हिज स्टीडफास्ट फुटस्टेप्स इन द सी, सो तुम अपने पैरों को इतनी ज्यादा, स्टीडफास्ट मीन्स दृढ़, फर्मली, स्टीडफास्ट तरीके से, यानी फर्मली रखते हो अपने पैरों को, कहाँ, समुद्र के अंदर। जितनी गहराई से हम अपने पैरों को समुद्र में रखेंगे उतना ही हम ऊंचा उठेंगे ना, तो तुमने अपने पैरों को इतनी समुद्र के अंदर गहराई से, फर्मली, इतनी दृढ़ता से रखा हुआ है, जमाया हुआ है कि मेकिंग द हेवंस ऑफ हेवंस इज ड्वेलिंग प्लेस, और तुमने क्या किया हुआ है, यानी कि जो तुम्हारा वर्क है वो इतनी, मतलब कि कहते हैं इतना दृढ़ है, इतना गहरा वर्क है कि उसके आगे, उसमें इतनी डेप्थ है कि उसके आगे सारे वर्क, सब लोगों के काम फीके पड़ जाते हैं। मेकिंग द हेवंस ऑफ हेवंस, जो स्वर्ग है, हेवंस का भी ऊपर हेवंस है, हिज ड्वेलिंग प्लेस, तुमने उससे भी ऊपर अपनी जगह बनाई हुई है, यानी स्वर्ग से भी ऊपर तुमने अपनी जगह बनाई हुई है, यानी कि तुम्हारे वर्क ने अपनी एक ऐसी जगह बनाई हुई है जो कि बियॉन्ड है। हेवन क्या है, बियॉन्ड है ना, सो तुमने अपनी जगह बियॉन्ड बनाई हुई है, यानी सब ऑथर से ऊपर। स्पेयर्स बट द क्लाउडी बॉर्डर ऑफ हिज बेस, यानी कि अगर हम ऑथर्स, अर्नोल्ड कह रहा है, मैथ्यू अर्नोल्ड कह रहा है, अगर हम ऑथर्स छूना भी चाहें तुम्हें, तुम्हारे वर्क को, तो हम मात्र क्लाउडी बॉर्डर, तुम्हारे वर्क का सिर्फ बॉर्डर ही छू सकते हैं, मात्र हम तुम्हारे वर्क का सिर्फ मात्र बॉर्डर ही छू पाएंगे, तुम्हारे बराबरी हम नहीं कर सकते, चाहे जितनी भी कोशिश करें। टू द फॉइल्ड सर्चिंग ऑफ मोरालिटी, यानी कि जो ह्यूमन एंड्योरेंस है, यानी कि हम कितना भी प्रयास कर लें, तुम्हारे ज्ञान के बॉर्डर, हम तुम्हारे ज्ञान के आसपास भी नहीं आ सकते। टू द फॉइल्ड सर्चिंग, यानी कि हम तुम्हारे ज्ञान के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। एंड दाउ हु डिडेस्ट द स्टार्स एंड सनबीम्स नो, सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर, didst tread on earth unguessed at better so and thou मतलब, and you are also having the knowledge of stars and sunbeams. Stars and sunbeams means तुम्हें किसकी नॉलेज है, stars and sunbeams से वो कहना चाह रहा है कि तुम्हें celestial bodies की भी नॉलेज है, इतनी हेवनली ऑब्जेक्ट्स की भी तुम्हें नॉलेज है, तुम्हारे वर्क में झलकता है। सेल्फ स्कूल, तुम खुद सेल्फ एजुकेटेड हो, तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी, तुम इतने ज्ञानवान, टैलेंटेड पैदा हुए थे, यू वर सेल्फ एजुकेटेड। सेल्फ वेरीफाइड, खुद तुमने अपने वर्क को खुद ही वेरीफाई किया है। सेल्फ ऑनर्ड, यानी सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन थे, जो अपनी नज़रों में उठ जाता है उसे किसी की नज़रों में उठने की जरूरत नहीं पड़ती, सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन थे। सेल्फ सिक्योर, यानी सेल्फ गार्डेड थे, तुम्हारा गार्ड कोई नहीं था, तुमने खुद को खुद गार्ड किया, यू वर सेल्फ गार्डेड पर्सन। डिडेस्ट ट्रेड ऑन अर्थ अनगेस्ड एट बेटर सो डिडेस्ट ट्रेड मीन्स तुम चलते थे, ट्रेड मीन्स चलना, जीना, तुम जीते थे, किस पे जीते थे, पृथ्वी पे। यू ट्रेड ऑन अर्थ, तुम जीते थे पृथ्वी पे। अनगेस्ड, यानी तुम्हें कोई पहचानता नहीं था। विदाउट आइडेंटिटी, मतलब जैसे कहते हैं ना, हम अपने एक
बड़ा महान बन के घूमते हैं कि सब हमारे पीछे पीछे घूमे, हम एक क्या कहते हैं पॉपुलर व्यक्ति की तरह घूमते हैं, तो वो वैसे पॉपुलर व्यक्ति की तरह कोई ऐसे लेविश तरीके से नहीं घूमते थे. ही वॉज लिविंग अ वेरी कॉमन लाइफ. सो ही इज सेइंग कि वो जीते थे धरती पे अनगेस्ड एट, यानी कि किसी को दिखाते नहीं थे, अपनी आइडेंटिटी ज्यादा रिवील नहीं करते थे, सामान्य जीवन जीते थे. बेटर सो, और ये बेटर था उनके लिए, वरना अगर लोगों को पता चल जाता कि इतना महान व्यक्ति हमारे बीच में है तो लोग क्या उन्हें शांति से जीने देते. जैसे मान लो कोई आ जाती फेमस पर्सनैलिटी तो उनको तो भीड़ ऐसे दबा देती है जैसे ऊपर ही चढ़ जाएगी. तो वैसे ही कहते हैं कि वो इतने महान थे तो वो इस आम तरीके से जीते थे ताकि जो है उनके लिए ये चीज़ें बेटर थी, ताकि वो सामान्य लाइफ जी पाए. All pains the immortal spirit must endure, all weakness which impairs, all griefs which bow, find their soul speech in that victorious brow. मतलब कि जितनी भी अमर आत्माएं हैं, all pains मतलब जितने भी दर्द होते हैं, किसको? इमॉर्टल, यानी अमर आत्माओं को जितने भी दर्द होते हैं, जैसे कि आत्माएं हैं उनको भी तो तकलीफ होती है, जैसे कष्ट होते हैं, तो जितनी भी अमर आत्माएं हैं उनको जितने भी दर्द होते हैं, ऑल वीकनेस, जितनी भी इंसानों के अंदर कमजोरियां हैं, वीकनेस हैं, ऑल ग्रीफ्स विच बो, यानी कि जितने भी ग्रीफ्स, जितने भी दुख हैं वो उन्हें विच बो मतलब उन्हें झुका देते हैं, वो जो दर्द उन्हें झुका देते हैं. फाइंड देयर सोल स्पीच, वो सारे दुख, वो सारे दर्द जो हैं वो कहाँ मिलते हैं उनको? फाइंड देयर, यानी कि उनको अपना घर कहाँ मिलता है, उनको अपनी बात जो है, अपनी जैसी बात कहाँ देखने को मिलती है? इन दैट विक्टोरियस ब्रो. विक्टोरियस ब्रो मीन्स इन शेक्सपियर्स वर्क, यानी शेक्सपियर का जो वर्क है, शेक्सपियर का जो वर्क है उसके अंदर जो है सबको अपना दुख, जैसे कि वो शेक्सपियर ऐसी बातें करते हैं या फिर उनके जो वर्क्स हैं उनमें ऐसी बात रिफ्लेक्ट होती है कि उसमें किसी ना किसी का कोई ना दुख, कोई दुख कनेक्ट हो ही जाता है. तो यानी कि ऑल ह्यूमन सफरिंग्स, सारी ह्यूमन सफरिंग्स की जो बातें हैं, जो भी इंसान कष्ट झेलता है, जो भी स्पिरिट्स मरने के बाद भी वो दुखी रहती हैं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, ऑल ह्यूमन सफरिंग्स आर एक्सप्रेस्ड, उन्होंने अपने किसी न किसी वर्क में एक्सप्रेस किए, आर एक्सप्रेस्ड इन शेक्सपियर्स वर्क्स. बस इस पैरा का यही सार निकल के आया है कि जितनी भी आदमी को दुख, त्रासदा, तकलीफ होती है वो शेक्सपियर के वर्क में उन्होंने कहीं ना कहीं इलेबोरेट की हुई है और अपने करेक्टर्स के थ्रू दिखाया हुआ है कि कैसे करेक्टर्स को दुख होते हैं और कैसे वो उससे बाहर निकलते हैं. अब ये पोएम एक बार पूरी देख लेते हैं. इसमें कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच कहाँ कहाँ यूज़ हुई है. जैसे कि बेटा इसमें एक तो यूज़ हुआ है एलिट्रेशन का, जैसे कि सेल्फ स्कूल्ड, यहाँ पे ना सेल्फ, एस में सेल्फ स्कूल्ड यानी कि एस सेल्फ स्कैंड, एस सेल्फ सिक्योर, एस. तो एस का रेपिटेशन में यूज हो रहा है, दैट मीन्स एलिट्रेशन, इसको कहते हैं एलिट्रेशन. और कौन सी एलिट्रेशन है ये? कॉन्सोनेंस. कॉन्सोनेंस मतलब किसी भी कॉन्सोनेंट वर्ड की रेपिटिशन होना, कॉन्सोनेंट लेटर की रेपिटिशन. ठीक है, ये एलिट्रेशन हो गई. और ये वाली जो लाइन है, सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर, ये लाइन बहुत ज़्यादा एग्जाम में बेटा आती है. और एक पहली लाइन बहुत ज़्यादा आती है एग्जाम में, अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन, ये पूछी जाती है, अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री. ये कहाँ की लाइन है? सो इट इज़ द लाइन फ्रॉम शेक्सपियर वर्क बाय मैथ्यू अर्नल्ड.
तो बेटा अगर आपको डीप में सारे टॉपिक्स की नॉलेज चाहिए तो यू कैन डाउनलोड अवर A1 ऐप। आप हमारी A1 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अब आगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम शेक्सपियर। 1. व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ मैथ्यू अर्नल्ड्स पोएम शेक्सपियर? मैथ्यू अर्नल्ड ने एक पोएम लिखी है शेक्सपियर, और जो हमने अभी पढ़ी है उस शेक्सपियर की पोएम का मेन थीम क्या था? ए पॉलिटिकल upheaval, B individual genius and immortality, C love and romance, and D nature and its beauty. So शेक्सपियर पोएम का मेन थीम था इंडिविजुअल जीनियस एंड इमोर्टैलिटी, यानी कि इंडिविजुअल जीनियस का क्या मतलब है? शेक्सपियर के जो टैलेंटेड वर्क्स हैं उनकी तारीफ में लिखी गई है ये पोएम, और जो इमोर्टैलिटी यानी कि जो अमर हो चुके हैं चीज़ें, अमर इमॉर्टल यानी कि जो अमर हो चुकी हैं वर्क, किसके? शेक्सपियर के वर्क, उनके बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द पोएम अर्नोल्ड प्रेजेस शेक्सपियर फॉर। मैथ्यू अर्नोल्ड जो है वो प्रेज कर रहा है शेक्सपियर की, तारीफ कर रहा है, किस लिए कर रहा है? ए हिज पॉलिटिकल इंसाइट, क्या उनकी पॉलिटिकल दृष्टि की वजह से? बी हिज एबिलिटी टू एंटरटेन द मासेस, क्या उनकी जो एबिलिटी है मासेस को, शेक्सपियर में जो एक टैलेंट है मासेस को एंटरटेन करने का, उस वजह से? सी रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशंस एंड ट्रूथ, यानी कि ह्यूमन इमोशंस एंड ट्रूथ को रिप्रेजेंट करना, इस वजह से। बिल्कुल सही है। जो शेक्सपियर है उनके अंदर ये क्वालिटी है, उनके वर्क्स के अंदर क्या क्वालिटी है कि जो उनके वर्क्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन इमोशंस को, यानी कि जैसे हमने लास्ट स्टैंजा में पढ़ा शेक्सपियर पोएम में कि जो सब लोग हैं वो अपने ग्रीफ, पेन, अपनी ट्रेजेडी सब पाते हैं, किसमें पाते हैं? शेक्सपियर के वर्क्स में उनको मिलते हैं। तो यानी कि शेक्सपियर का वर्क्स जो है वो फुल है, फुल ऑफ ऑल द पेन्स, ग्रीफ्स, ह्यूमन इमोशंस, इन सब से फुल है इनके वर्क शेक्सपियर के। सो शेक्सपियर्स वर्क आर फेमस फॉर, उनकी प्रेज की जाती है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन इमोशन, सब लोगों के अंदर के इमोशंस उसमें रिप्रेजेंट होते हैं, एंड ट्रूथ्स। अर्नोल्ड कंसीडर्ड शेक्सपियर एज अ पोएट। मैथ्यू अर्नोल्ड कंसीडर्ड करते हैं शेक्सपियर को एक पोएट। किस चीज़ का पोएट? ए कंटेम्प्रेरी सोशल रिफॉर्म का, बी इटर्नल ह्यूमन नेचर, सी पेस्टोरल सिंप्लिसिटी, और डी रोमांटिक आइडलिज्म। सो शेक्सपियर इज अ पोएट ऑफ इटर्नल ह्यूमन नेचर, क्योंकि जो भी इंसान के अंदर दुख है, तकलीफ है, ग्रीफ है, ठीक है, पेन्स हैं और इमोशंस हैं, इन सब की जो बातें हैं, इटर्नल ह्यूमन इमोशंस की जो बातें हैं वो किसने की है? शेक्सपियर ने। क्वेश्चन 4, द पोएम शेक्सपियर बिलोंग्स टू विच लिटरेरी पीरियड? ये जो पोएम है शेक्सपियर ये किस पीरियड से बिलोंग करती है? ए रोमांटिक, बी विक्टोरियन, सी मॉडर्निस्ट, एंड डी एलिजाबेथन। सो द पोएम शेक्सपियर लिखी थी किसने? दिस पोएम शेक्सपियर इज रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी थी, और मैथ्यू अर्नोल्ड किसको बिलोंग करते हैं बेटा? मैथ्यू अर्नोल्ड बिलोंग्स टू द विक्टोरियन एज। ये विक्टोरियन एज को बिलोंग करते हैं, इसलिए दिस वर्क इज कंसीडर्ड टू बी रिटन इन विक्टोरियन एज। ये वर्क विक्टोरियन एज में कंसीडर किया जाता है। विच लिटरेरी डिवाइस इज डोमिनेंट इन द पोएम? कौन सी लिटरेरी डिवाइस है जिसकी पोएम के अंदर चर्चा की गई है, जो पोएम में डोमिनेंट है बहुत ज़्यादा? सो ए आयरनी, बी एलिग्री, सी प्रेज और यूलॉजी, एंड डी सटायर। इट इज प्रेज। प्रेज किसकी की गई है? शेक्सपियर की। और यूलॉजी का क्या मतलब होता है? यू मीन्स गुड, लॉजी मीन्स वर्ड्स। सो गुड वर्ड्स का यूज करना क्या कहलाता है? यूलॉजी। हो गया सी। अब आगे चलते हैं।
अर्नोल्ड रिगार्ड शेक्सपियर एज, मैथ्यू अर्नल्ड जो है रिगार्ड करते हैं शेक्सपियर को, क्या रिगार्ड करते हैं? ए अ पोएट हु फॉलो स्ट्रिक्ट क्लासिकल रूल्स, बी अ पोएट ऑफ इमेजिनेटिव ब्रिलियंस बियॉन्ड हिज एज, सी अ क्रिटिक ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड डी अ मोरल प्रीचर। सो मैथ्यू अर्नल्ड के अकॉर्डिंग शेक्सपियर एक पोएट है जो कि इमेजिनेटिव ब्रिलियंस के साथ है, मतलब उनकी जो ब्रिलियंस है वो बियॉन्ड द एज है, मतलब उनकी जो ब्रिलियंस है वो हर चीज़ से बियॉन्ड है, हर चीज़ से ऊपर है, एक्सट्रीमली ब्रिलियंट वर्क्स हैं उनके। क्वेश्चन 7, व्हाट कंट्रास्ट डज मैथ्यू अर्नल्ड ड्रॉ इन द पोएम? क्या कंट्रास्ट मैथ्यू अर्नल्ड ड्रॉ करते हैं पोएम के अंदर? सो द कंट्रास्ट इज बिटवीन द शेक्सपियर एंड हिज कंटेम्प्रेरीज, क्योंकि मैथ्यू अर्नल्ड कहते हैं कि आप शेक्सपियर को क्या कहते हैं, आप जो हो वो इन हिल्स यानी कि लॉफ्टिएस्ट हिल्स, लॉफ्टिएस्ट हिल्स यानी ग्रेटेस्ट पोएट्स, जो सबसे लॉफ्टिएस्ट हिल्स यानी सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, सबसे ग्रेटेस्ट पोएट्स हैं, उनसे भी महान हो आप, तो आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, आप इनकम्पेरेबल हो। तो इट इज कंपैरिजन इज डन बिटवीन, शेक्सपियर का कंपैरिजन हो रहा है उनके कंटेम्प्रेरी से, एंड शेक्सपियर को वो कह रहे हैं कि ही इज बेटर देन एवरीवन एल्स। क्वेश्चन 8, अर्नोल्ड एम्फेसाइजेस शेक्सपियर्स वर्क्स एज, मैथ्यू अर्नोल्ड एम्फेसाइज करते हैं शेक्सपियर के वर्क्स पे, और क्या कहते हैं, शेक्सपियर के जो वर्क्स है वो क्या हैं? ए ऑफ एफीमेरल इंटरेस्ट, बी हिस्टोरिकली अपडेटेड, सी टाइमलेस एंड यूनिवर्सली सिग्निफिकेंट, प्योरली एंटरटेनिंग। सो मैथ्यू अर्नल्ड के अकॉर्डिंग शेक्सपियर के जो वर्क हैं वो बियॉन्ड द टाइम है, मतलब वो ये नहीं है कि आज पॉपुलर हैं कल वो आउट ऑफ डेट हो जाएंगे, वो टाइमलेस है, यानी कि वो हर एक टाइम में उनकी जो महानता है वो सेम रहेगी, उनको उन प्लेस को उतने ही पॉपुलैरिटी से पढ़ा जाएगा हर एज में। सो टाइमलेस है, बियॉन्ड द टाइम, उनके प्लेस बियॉन्ड द टाइम है, एंड यूनिवर्सली सिग्निफिकेंट यानी कि हर जगह यूनिवर्स में उनके प्लेस को पढ़ा जाता है और माना जाता है। द पोएट रिफ्लेक्ट्स अर्नोल्ड्स व्यू दैट ट्रू जीनियस, अर्नोल्ड के जो व्यू हैं, पोयम जो है रिफ्लेक्ट करती है अर्नोल्ड का थॉट, क्या थॉट? दैट ट्रू जीनियस ए रिक्वायर्स वेल्थ एंड सोशल स्टेटस, एक सच्चे जीनियस के पास क्या होना चाहिए? वेल्थ होनी चाहिए, सोशल स्टेटस होना चाहिए, या फिर इज रिमेंबर्ड बाय स्कॉलर्स, या ट्रांजेंट्स टाइम्स एंड प्लेस, या डी फेड्स विद पॉपुलर टेस्ट। सो एक सच्चा टैलेंटेड पर्सन और जीनियस पर्सन कैसा होना चाहिए? ट्रांजेंट्स टाइम एंड प्लेस, यानी कि समय और प्लेस को पार के पार हो, यानी परे हो, समय और प्लेस उस पर बाउंडेशन ना लगा पाए। क्वेश्चन 10, अर्नोल्ड्स टोन इन द पोएम कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, मैथ्यू अर्नोल्ड की जो टोन है पोएम में वो कैसी है? सो इट इज reverent and admiring, reverent means respectful, किसकी तरफ रिस्पेक्टफुल है? शेक्सपियर की तरफ। सो जो मैथ्यू अर्नोल्ड है उनकी टोन रिस्पेक्टफुल है, और एडमायरिंग किसको एडमायर कर रही है? शेक्सपियर को एडमायर कर रही है। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन बेस्ट सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ शेक्सपियर्स यूनिवर्सैलिटी? सो कौन सी लाइन है जो शेक्सपियर की प्रसिद्धि जो है, यूनिवर्सैलिटी है, उसको व्यक्त करती है, दर्शाती है? ही न्यू ऑल मैन, वो हर आदमी को जानते हैं। क्यों हर आदमी को जानते हैं? बिकॉज उनके अंदर हर आदमी के इमोशंस उनके वर्क्स में रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे ग्रीफ हो गया, पेन हो गया, वीकनेस हो गया, ये जो सारे इमोशंस ह्यूमन बीइंग में होते हैं उनको पता है, और सब ह्यूमन बीइंग्स के इमोशंस को वो अपने वर्क्स में रिफ्लेक्ट करते हैं।
इसलिए ही न्यू ऑल मैन, वो हर इंसान को जानते हैं, एंड ही न्यू हिमसेल्फ, और वो खुद को भी जानते हैं क्योंकि ही इज सेल्फ ऑनर्ड पर्सन, सेल्फ ऑनर्ड है, वो खुद सेल्फ ऑनर्ड है, सेल्फ स्कूल्ड है, सेल्फ स्कैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नोल्ड प्रेजेस शेक्सपियर। अर्नोल्ड शेक्सपियर की किस बात की तारीफ करते हैं? ए टेक्निकल परफेक्शन की, बी मॉरल एंड स्पिरिचुअल इंसाइट की, सी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की, और डी सेंसरी डिस्क्रिप्शन की। सो मैथ्यू अर्नोल्ड प्रेज करते हैं शेक्सपियर के मॉरल एंड स्पिरिचुअल इंसाइट की, क्योंकि शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं उसमें मोरालिटी एंड स्पिरिचुअल इंसाइट रिफ्लेक्ट करती है। क्वेश्चन 13, व्हाट इज इम्प्लाइड बाय अर्नोल्ड व्हेन ही सेज शेक्सपियर स्टूड अलोन? मैथ्यू अर्नोल्ड क्या कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर स्टूड अलोन इस बात से? ए, ही वॉज सोशली आइसोलेटेड, हिज जीनियस वॉज अनपैरेलल्ड। इट इज आंसर नंबर बी। मैथ्यू अर्नोल्ड कहना चाहते हैं कि जो शेक्सपियर हैं वो ऊपर अकेले खड़े हैं, यानी कि उनके बराबर कोई भी नहीं है। हिज वर्क इज अनपैरेलल्ड, उनका वर्क अनपैरेलल्ड है और एट द टॉप है। क्वेश्चन 14, विच एस्पेक्ट ऑफ शेक्सपियर डज अर्नोल्ड मोस्ट एडमायर? शेक्सपियर के वर्क का ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जो सबसे ज़्यादा मैथ्यू अर्नोल्ड को क्या करता है? एडमायर। मैथ्यू अर्नोल्ड जो जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ए, हिज स्कॉलरली लर्निंग, बी, हिज एबिलिटी टू मिरर ह्यूमन इमोशंस, सी, हिज मिलिट्री एक्सपीरियंस, डी, हिज साइंटिफिक नॉलेज। सो इट इज़ हिज एबिलिटी टू मिरर ह्यूमन इमोशंस, यानी कि जो उनके अंदर एबिलिटी है अपने करेक्टर्स के थ्रू शेक्सपियर ह्यूमन इमोशंस दिखाते हैं। पेन का हो, चाहे वीकनेस का हो, चाहे ग्रीफ का हो, चाहे लव का हो, वो सारे इमोशंस जो हैं शेक्सपियर अपने करेक्टर्स के थ्रू प्ले में रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड देयरफॉर ही हैज़ द एबिलिटी टू मिरर द ह्यूमन इमोशंस। क्वेश्चन 15, हाउ डज अर्नोल्ड कैटेगराइज शेक्सपियर कंपेयर टू अदर पोएट? कैसे अर्नोल्ड कैटेगराइज करते हैं शेक्सपियर को? ए, अ माइनर पोएट के रूप में, बी, अ पोएट हुज फेम इज लार्जली पोस्टह्यूमस, अ यूनिवर्सल पोएट के रूप में, हु इज अनमैच्ड इंसाइट, जिसके पास क्या है? अनमैच्ड इंसाइट है। सो मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि शेक्सपियर एक यूनिवर्सल पोएट हैं जिनकी इंसाइट जो है, थॉट्स जो हैं, वो अनमैच्ड हैं, वो किसी से भी मुकाबला नहीं है उनका, एंड ही इज बियॉन्ड है सब वर्क्स के। क्वेश्चन 16, द स्ट्रक्चर ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड्स पोएम इज प्राइमरली, जो स्ट्रक्चर है मैथ्यू अर्नोल्ड के पोएम का वो क्या है? ए, नरेटिव, बी, लिरिकल, सी, ड्रामेटिक, और सटायरिकल। सो इट इज लिरिकल एंड रिफ्लेक्टिव। उनके जो पोएम है लिरिकल है, यानी गाई जा सकती है, और रिफ्लेक्टिव यानी थॉटफुल है, फिलोसफिकल है। क्वेश्चन 17, विच फ्रेज बेस्ट रिफ्लेक्ट्स अर्नोल्ड्स एडमायरेशन फॉर शेक्सपियर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमैनिटी? कौन सा फ्रेज है जो मैथ्यू अर्नोल्ड को एडमायर करता है, मैथ्यू अर्नोल्ड की एडमायरेशन को शो करता है? किसके लिए? शेक्सपियर के लिए, कि मैथ्यू अर्नोल्ड कैसे शेक्सपियर को एडमायर करते हैं। ए, he ruled the stage with pomp, the mind of men is his canvas, all men are alike to him, he knew all men, he knew himself. So मैथ्यू अर्नोल्ड तारीफ करते हैं शेक्सपियर की ये बोल के कि वो सब आदमियों को जानते हैं और सब, एंड वो अपने आप को सबसे पहले बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप अपने आप को बेटा जान जाएंगे तो आप सबको वैसे ही पहचानना शुरू कर देंगे। तो मेन मुद्दा है खुद को पहचानना अंदर से कि तुम कैसे हो। क्वेश्चन 18, अर्नोल्ड्स पोएम डेमोन्स्ट्रेट्स विक्टोरियन क्रिटिसिज्म। अर्नोल्ड की जो पोएम है विक्टोरियन एज की क्रिटिसिज्म को रिफ्लेक्ट करती है। दैट वैल्यूज ए
साइंटिफिक प्रोग्रेस ओवर लिटरेचर, बी मॉरल इंसाइट एंड आर्टिस्टिक जीनियस। यस, जो मैथ्यू अर्नल्ड की पोएम है शेक्सपियर, वो रिफ्लेक्ट करती है क्या? मॉरल इंसाइट और आर्टिस्टिक जीनियस। किसका आर्टिस्टिक जीनियस, किसका टैलेंट रिफ्लेक्ट करती है? द टैलेंट ऑफ शेक्सपियर। आर्टिस्टिक जीनियस मीन्स टैलेंट, सो द टैलेंट ऑफ शेक्सपियर। क्वेश्चन 19, अर्नोल्ड सजेस्ट शेक्सपियर्स जीनियस इज। मैथ्यू अर्नल्ड ने ये सजेस्ट किया है कि जो शेक्सपियर का टैलेंट है वो कैसा है? ए कन्वेंशनल एंड रूल बाउंड, बी पर्सनल बट नॉट यूनिवर्सल, सी इंडिपेंडेंट ऑफ हिस्टोरिकल एंड सोशल लिमिट्स, डी रूटेड ओनली इन एलिजाबेथन पीरियड। सो अर्नोल्ड सजेस्ट करते हैं जो शेक्सपियर का टैलेंट है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा। किसके इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट ऑफ हिस्टोरिकल एंड सोशल लिमिटेशंस, यानी कि जो शेक्सपियर की जो टैलेंटेड वर्क्स हैं वो बियॉन्ड है किसके? किसी भी तरीके की सोशल लिमिटेशंस उन वर्क्स पे नहीं लगाई जा सकती, यानी कि हिज वर्क्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ हिस्टोरिकल एंड सोशल लिमिटेशंस। क्वेश्चन 20, द ओवरऑल पर्पस ऑफ अर्नल्ड्स पोएम इज टू। ओवरऑल पर्पस क्या है मैथ्यू अर्नल्ड की इस पोएम शेक्सपियर का? सो इसका पर्पस है टू प्रेज शेक्सपियर, क्योंकि ये लिखी गई थी इन द ट्रिब्यूट ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर को श्रद्धांजलि देने के लिए, ट्रिब्यूट करने के लिए लिखी गई थी, इसलिए इसका मेन क्या है मकसद? टू ट्रिब्यूट, टू प्रेज द शेक्सपियर। Question 21, which figure of speech is present in the line he knew all men and he knew himself? So कौन सी figure of speech इसमें यूज हुई है? He knew all men, वो सब आदमियों को जानता था। Is it possible कि हम दुनिया में हर आदमी को जान पाए? तो ये क्या है? हाइपरबोल का एग्जाम्पल, यानी अतिशयोक्ति अलंकार। बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कहा गया है कि शेक्सपियर हर आदमी को जानता था। Matthew Arnold called Shakespeare a mirror to the humanity. This is an example of Matthew Arnold कहते थे शेक्सपियर क्या है? एक मिरर है। किसका मिरर है? डायरेक्टली शेक्सपियर को क्या कहा जा रहा है? अ मिरर टू ह्यूमैनिटी। तो डायरेक्ट कंपैरिजन में क्या होता है? मेटाफर। 23, in praising Shakespeare, Matthew Arnold often uses expressions like stood alone. All men are alike to him. These examples of stood alone, यानी कि वो अकेले खड़े थे। कहाँ खड़े थे? सबसे ऊपर। तो ये क्या है? हाइपरबोल। बहुत बड़ा चढ़ा के बात की गई है कि सबसे ऊपर थे, सितारों में सबसे अकेले थे। सो बहुत बड़ा चढ़ा के तारीफ की गई है शेक्सपियर की। क्वेश्चन 24, अर्नोल्ड एडमायर्स शेक्सपियर। अर्नोल्ड एडमायर करते, प्रेज करते हैं शेक्सपियर को, किस लिए? ए राइटिंग ओनली फॉर रॉयल पैटर्न्स, क्रिएटिंग वर्क्स दैट ट्रांसेंड हिज एरा एंड ऑडियंस। सो इट इज आंसर बी। शेक्सपियर को इसलिए एडमायर किया जाता है क्योंकि शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं वो क्या करते हैं? ट्रांसेंड, यानी कि ट्रांसेंड करते हैं उसकी एरा को और ऑडियंस को। द क्वेश्चन 25, द पोएम शेक्सपियर बाय अर्नल्ड इज रिटन इन। ये जो पोएम है शेक्सपियर, ये मैथ्यू अर्नल्ड द्वारा लिखी गई थी। द पोएम शेक्सपियर बाय अर्नल्ड इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में लिखी गई है ये पोएम। इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स विद iambic pentameter. So this is all for today. You can contact us on English. अब हम